हेलो। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में जनांकीय लाभांश के संबंध में क्या स्थिति है। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा आप लोगों ने? जनांकीय लाभांश क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे भारत में जनांकीय लाभांश के संबंध में स्थिति क्या है, और इस क्रम में एनालिसिस जो हम करेंगे उसके क्रम में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के 2023 के लेटेस्ट रिपोर्ट के आंकड़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो लिखिए ऊपर में भारत में स्थिति हेडिंग बनाइए, और चैप्टर जनांकीय लाभांश चल रहा है वो अंडरस्टूड है। भारत में क्या स्थिति है लिखिए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के जनांकीय आंकड़ों के अनुसार हाँ, ये आप देखिए 0 से 14, 0 से 14 कितनी प्रतिशत आबादी है? 25%। कितनी? 25% आबादी है। ठीक है, और 10 से 19 18%। 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच आबादी कितनी है? 18%। 10 से 24 वर्ष वालों की आबादी 26%। कितनी? और 15 से 64 वालों की आबादी 68%। और 65+7%। ठीक है, इसमें ये जो है ये इसी के आधार पर कहा जा रहा है कि भारत जनांकीय लाभांश को प्राप्त कर सकता है। जनांकीय लाभांश का जो आंकड़ा है, जनांकीय आंकड़ा है, वो बताता है कि भारत जनांकीय लाभांश की स्थिति में है। ठीक है, देखिए ये लिख लिया ना ऊपर नीचे। अब इसको लैंग्वेज में लिख लीजिए। क्या लिखा था? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के जनांकीय आंकड़ों के अनुसार भारत की 25% जनसंख्या 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में है। । 18% आबादी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में, छब्बीस प्रतिशत आबादी 10 से 24 वर्ष के आयु वर्ग में, पंद्रह से 64 वर्ष
के आयु वर्ग में 68%, और 65 वर्ष से ऊपर की आबादी 7 यानी 7% है। ठीक है, आगे लिखिए। पहला चेंज, भारत की 68% कार्यशील आबादी को ही जनांकीय लाभांश के रूप में देखा जा रहा है। जनांकीय लाभांश के रूप में देखा जा रहा है, जबकि कई विकसित देशों में कामकाजी जनसंख्या का प्रतिशत, कामकाजी मतलब वही कार्यशील, कामकाजी जनसंख्या का प्रतिशत कम कामकाजी जनसंख्या का प्रतिशत कम और वृद्ध हो चुकी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जो उनके लिए चिंता का विषय है। पहला चेंज, सीआईआई की रिपोर्ट के अनुसार, सीआईआई चैम्बर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के रिपोर्ट के अनुसार भारत का जनांकीय लाभांश भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ा सकता है, जीडीपी वृद्धि को बढ़ा सकता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद 2030 तक मौजूदा $3 ट्रिलियन, ट्रिलियन है, खराब में जाएगा, ट्रिलियन डॉलर से $9 ट्रिलियन। हाँ, $3 ट्रिलियन से 9, अरे ट्रिलियन नहीं समझते हैं तब, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, $9 ट्रिलियन और 2047 तक $40 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 के बाद के दशक में
बाद के दशक में भारत की कामकाजी उम्र की आबादी घटने लगेगी। कामकाजी आबादी की किस उम्र की आबादी घटने लगेगी। ये भारत में स्थिति है, ठीक है। अब भारत में जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति है ना, युवा आबादी कार्यक्षम आबादी अधिक है, लेकिन चुनौती क्या है? कार्यक्षम आबादी अधिक है, चुनौती क्या है? उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में कार्य दिलाना, बेहतर क्वालिटी की या अच्छे रोजगार अवसरों को उपलब्ध कराना, ये चुनौती है। वो कैसे होगा? लिखिए, चुनौती या समस्या। भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने के लिए पश्चिमी देशों के बड़े व्यवसायों को आकर्षित कर सकता है। पश्चिमी देशों के बड़े व्यवसायों को आकर्षित कर सकता है। कार्यशील आबादी या कार्यक्षम आबादी को कुशल बनाकर, कुशल या कौशल युक्त बनाकर विश्व के तमाम देशों में संभावनाओं का लाभ उठा सकता है। विकसित देशों में बहुत सारे देश ऐसे हैं या शहर ऐसे हैं भारत में भी जिनकी आबादी बढ़ नहीं रही है वहां के लोगों द्वारा। वहां पलायन करके जो लोग गए हैं उनके द्वारा संख्या बढ़ रही है। समझ आई बात? तो विकसित देश में जहां बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है वहां हमारे युवा अगर स्किलफुल है जाकर जो वैकम क्रिएट हो रहा है वहां उसको भर सकते हैं। समझ आई बात? जाते हैं ना हमारे यहाँ से बहुत सारे युवा अरब कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, ठीक है। कभी कभी भारत के मसले पर जब वहाँ प्रोटेस्ट होता है, जुलूस निकलता है,
तब हम लोग को पता चलता कि ओ हमारे लोग कहाँ कहाँ है। यूएई में 35% लगभग 1 करोड़ की लगभग आबादी है यूएई की, तो 35 लाख इंडियन तो बहुत मायने रखता है ना, 35 लाख। हाँ क्या लिखे थे? पूरा सेंटेंस बोलिए ना उससे पहले का। विकसित देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में भारतीय युवा अब भारतीय युवा अवसर का लाभ उठा सकते हैं। चेंज लेकिन कई चुनौतियां और समस्याएं हैं। जहां युवा आबादी में अवसरों के लिए होड़ लगी हुई है, जहां युवा आबादी में अवसरों के लिए होड़ लगी हुई है, सिविल सेवा सिविल सेवाओं की 700-800 नौकरियों के लिए 6.5 लाख उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करते हैं। 700-800 कुल मिला के 700-800 ही होता है ना। बीपीएससी खाली ले लें तो बहुत कम। 700-800 नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। लाखों युवा साढ़े क्या पूरा सेंटेंस बोलो पूरा। 6.5 लाख युवा प्रतिस्पर्धा करते हैं। फॉर्म फिलअप करते रहे भाई, इससे भी ज्यादा। शिक्षक वाला निकला है, कितना है? सिपाही वाला भी निकला है। कितने लोग भरेंगे? 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख का आंकड़ा पार करेगा ना। यानी इतने लोग अपने रोजगार से, या तो रोजगार है नहीं या अपने रोजगार से संतुष्ट नहीं है। लिखिए, लाखों युवा निम्न श्रेणी की नौकरियों को पाने की होड़ में रहते हैं। कोई नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी। है, पहले चेंज कीजिए। कामकाजी आबादी का प्रतिशत अधिक है, लेकिन कामकाजी आबादी का प्रतिशत अधिक है, लेकिन उसे करने के लिए बहुत कम काम है।
उसे करने के लिए बहुत कम काम है। बेरोजगारी न केवल आर्थिक तनाव पैदा करती है, बेरोजगारी न केवल आर्थिक तनाव पैदा करती है, बल्कि सामाजिक समस्याओं को भी बदतर बना देती है। बदतर क्यों बनता है? ज्यादा युवा तो ज्यादा लड़ने वाले ना, संसाधन कम, तो क्या होगा? संघर्ष होगा। हाँ, संघर्ष होगा, लोग उतरेंगे। धर्म आधारित आरक्षण, क्षेत्र आधारित आरक्षण, जाति आधारित आरक्षण के लिए संघर्ष करेंगे। नौकरियां तो सीमित है, ठीक है, या और भी तरह की प्रतिस्पर्धाएं उभरेगी। सीमित, जब बड़ी कामकाजी आबादी सीमित संसाधनों के लिए आपस में संघर्ष करती है, लिख लिया ना, हाँ उठिए, जब नेक्स्ट, जब बड़ी कामकाजी आबादी सीमित संसाधनों के लिए आपस में संघर्ष करती है, तो स्थिति विकट होती है। स्थिति विकट होती है। भारत में भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। भारत में अभी कहाँ ऐसी स्थिति है बताइए, आप लोग दिमाग लगाइए। मणिपुर, इसलिए लड़ रहे हैं लोग। हाँ, मैतेई और आदिवासी जो है पहाड़ी, ठीक है। देखिए, भारत में भी ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। आगे लिखिए। भारत में बड़ी कामकाजी आबादी होने के बावजूद उचित कौशल और शिक्षा की भारी कमी है। उचित कौशल और शिक्षा की भारी कमी है। भारत की अल्प वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली, भारत की अल्प वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली, अल्प वित्त पोषित, कम पैसा मिलता है। अरे ये कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स की बहाली होती है, कम वेतन देना। अल्प वित्त पोषित शिक्षा प्रणाली युवाओं को उभरते रोजगार के अवसरों का युवाओं को उभरते रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है।
ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग, क्या दिख रहा है सभी को? कि हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे बेकार डिग्रियां को इन्वर्टेड कॉम घेरिएगा, बेकार डिग्रियां, अरे डिग्री देर से समझती है, डिग्री बेकार डिग्रियां भारत में एक बेरोजगार पीढ़ी का निर्माण कर रही है। एक बेरोजगार पीढ़ी का निर्माण कर रही है। इसमें कहा गया है कि भारत के 117 अरब डॉलर एक सौ 117 117 अरब डॉलर के शिक्षा उद्योग में एजुकेशन इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है, हमारे यहाँ कर रहा है। कॉलेज धड़ल्ले से खुल रहे हैं ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, लेकिन डिग्री कोई काम की नहीं है। डिग्री लेकर लोग युवा भटकते रहते हैं। एक तो सीधा केवल स्नातक करने से कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यही होगा तो कहीं से बहुत लेक्चरर बन सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, ऐसे पदों की संख्या, ठीक है। तो बिना अधिकांश युवा तो बिना कौशल के ही स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हैं, स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी बन जाते हैं, लेकिन स्किल, ठीक है। एक ये जो सिस्टम है, इसी पर भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि है, उनका कमेंट है। हालांकि वो अंग्रेजों के समय हुए थे, उस समय जो कमेंट किया गया था वही शिक्षा पद्धति अभी भी हमारे यहाँ, अंग्रेजों ने जो शिक्षा पद्धति खड़ा किया वही शिक्षा पद्धति भारत में लागू हुआ, और थोड़ा बहुत बदलाव के साथ वही चल रहा है, ठीक है। उस समय उन्होंने जो कहा वो कितना सटीक बैठता है वो बताते हैं आपको। एक सहेली कहती है दूसरी सहेली से, 3 बुलावे 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे। 3 बुलावे 13, 3 को बुलाते तो 13 आता है और अपनी अपनी कहानी सुनाता है, ठीक है। आंखों फुटा भरा न पेट भरा हुआ नहीं है, ठीक है। तो दूसरी सहेली कहती है, क्यों सखी सज्जन, मतलब प्रेम करना है तुमको, लोगों को लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं, खोज रही हो प्रेमिका को, प्रेमी को, साजन को खोज रही हो। तो पहली सखी कहती है, ना सखी, ग्रेजुएट की कहानी कह रहे हैं। मतलब 3 वैकेंसी के लिए 13 लोग उम्मीदवार होते हैं। उस समय कहा गया, अभी तो आंकड़ा बहुत विशाल है ना। 20, हाँ वही तो वो 3 ये कह रही है सखी कि आजकल जो स्नातक बन रहे हैं उनका ये हाल है, ठीक है। पेट भरा हुआ नहीं रहता है, और 3 पद के लिए 13 लोग, यानी कुछ 100 पद के लिए लाखों लोग ये रहते हैं। तो वैसी शिक्षा पद्धति है, स्नातक होने के बाद भी बेरोजगारी सर पे रहती है, और स्नातक जो हो चुके हैं उन्हीं के लिए बेरोजगारी है। जो अशिक्षित पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए बेरोजगारी नहीं रहती है, ठीक है। हमारे यहाँ जो रोजगार की समस्या है वो विशेष करके जो एजुकेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान, सीधा साधा स्नातक बना दिया आपको,
बिना कौशल के, ठीक है, और आप कुछ भी उत्पादन करने में सक्षम नहीं, ठीक है। समस्या क्रिएट कर सकते हैं, दिमाग तो इतना हो ही जाता है, समस्या क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जो सबसे पढ़ा लिखा फर्स्ट बेंचर होता है वो बनता है इंजीनियर डॉक्टर, उससे कम पढ़ा लिखा है वो एमबीए वगैरह करता है, मैनेजर बनता है, उसके अंदर में इंजीनियर डॉक्टर काम करते हैं। उससे कम पढ़ा लिखा है जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना, एमबीए वगैरह नहीं किया, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है, तो डिप्टी कलेक्टर या कलेक्टर बनता है, उसके नीचे ये लोग रहते हैं, कौन लोग, मैनेजर, उसके नीचे इंजीनियर डॉक्टर। उससे भी कम पढ़ा लिखा जो है वो लोग बनते हैं पॉलिटिशियन, मंत्री बनते हैं, और उनके आदेशों के आधार पर कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस काम करते हैं, उनके नीचे एमबीए वाले, उनके नीचे डॉक्टर इंजीनियर वाले। और एकदम सबसे पीछे जो इन सब में फेल हो जाते हैं साधु बनते हैं, ठीक है, फकीर बनते हैं, मौलाना बनते हैं, और उसके नीचे मंत्री, उसके नीचे आईएएस, आईपीएस, उसके नीचे एमबीए, मैनेजर, उसके नीचे इंजीनियर डॉक्टर। तो सबसे टैलेंटेड जो है हमारी आबादी वो कहाँ चली गई, सबसे नीचे, और सबसे कम टैलेंट वाले सबसे ऊपर, ठीक है। चलिए, वर्तमान में तो ये कहानी काफी सही सिद्ध हो रही है, आप लोग बहुत कुछ बिना बोले आप लोग समझ जाते हैं, होशियार है, समझ गए होंगे। चलिए, तो क्या, हाँ, क्या लिखा है, 117 अरब डॉलर शिक्षा उद्योग में कारोबार तेजी से फल फूल रहा है और नए कॉलेज बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। 117 अरब डॉलर ये लिखवाए थे, बेरोजगार पीढ़ी का निर्माण कर रही है, लिख लिए ना। और भारत के 117 अरब डॉलर के शिक्षा उद्योग में कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। और नए कॉलेज बड़ी तेजी से सामने आ रहे हैं। कोटा में देखिए, लोग कोटा में जाते हैं इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, इंजीनियर बन भी जाते हैं, फिर भी नौकरियां मिलती नहीं है। सामने आ रहे हैं, फिर भी हजारों युवा, हजारों लाखों युवा भारतीय हजारों लाखों या करोड़ों भी कह सकते हैं भारतीय युवा बिना किसी कौशल के स्नातक की उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। और ये जो आबादी है और ये जो उम्र है स्नातक वाला, मैट्रिक और स्नातक, ये जो उम्र है इसमें ऊर्जा बहुत होती है, बहुत ऊर्जा होती है, और डेयरिंग, साहसिक कार्य इसी उम्र के लोग करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद या पीजी के बाद किसी लड़का लड़की को घर से भागते हुए नहीं देखिएगा, सब दिमाग लगाने लगते हैं, ऊर्जा कम होने लगती है। और इसी बीच में घटना जो घटती है 8th 9th के बाद ग्रेजुएशन पीजी होते होते इस बीच में जो करना चाहेगा उसमें वो मर मिट के भी करने के लिए, हद तक करने के लिए तैयार रहता है, किसी भी सीमा तक जो उसको अच्छा लग गया किसी भी सीमा तक जा सकता है। तो उसको डायरेक्शन सही नहीं मिलता है, क्या डायरेक्शन सही नहीं मिलता है, ठीक है। डायरेक्शन सही नहीं मिलने के कारण
निगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है, लड़का हो या लड़की हो, लड़के हो या लड़कियां हो, निगेटिव डायरेक्शन, नकारात्मक दिशा में चले जाते हैं और ऊर्जा का क्षय होता है। बात समझ रहे हैं मेरी? कार्य क्षमता उसमें बहुत होती है ना, तो कार्य कर सकते हैं, अधिक से अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन लाभ देश को, समाज को, परिवार को नहीं मिलता। जो थोड़ा समृद्ध परिवार है उसके युवा, वो 2 लाख 4 लाख का बाइक, 1 लाख की मोबाइल और मरीन ड्राइव पे दौड़ते रहेंगे, ठीक है? तो ऊर्जा बर्बाद हो रही है। समझ आई बात? चलिए, और ये बहुत स्नातक, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, इसमें कार्य क्षमता बहुत होती है। आर्थिक अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा लाभ ये युवा दे सकते हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि शुरुआती 20-30 साल में आप अगर काम कर लेते हैं तो बाकी दिनों में, बाकी समय में आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। नहीं समझे? बाकी दिनों में, जीवन के बाकी क्षणों में, बाकी वर्षों में आप जो चाहते हैं उस कार्य को करते हुए एंजॉय कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, जीवन को जी सकते हैं अपनी शर्तों पर। लेकिन अगर इस 20-30 शुरुआती 20-30 वर्षों में अगर सही काम नहीं किया तो बाकी दिनों में आपको वो करना पड़ेगा जो आप नहीं चाहते हैं और मजबूरी में करना पड़ेगा। दूसरे की नौकरी, नहीं समझे? बॉस की फटकार वगैरह वगैरह। बिल गेट्स की लाइन। तो बिल गेट्स का जो लाइन है, वो जो शुरुआती 20-30 वर्ष कहते हैं हम लोग, वो हमारे यहाँ शुरुआती 20-30 वर्ष किसमें चला जाता है? 15-20 साल, 15 साल, 20 साल ग्रेजुएशन। एक तो यहाँ सेशन लेट होता है, किसी का 4 साल, किसी का 6 साल। हाँ, और उसके बाद VC कहीं घोटाला में फंसा, कहीं कुछ। पार्ट 1 का एग्जाम अभी हुआ तो हो सकता है 5 साल के बाद हो। उसके बाद जो सरकारी नौकरियों के होड़ में आते हैं तो BPSC तो अभी सुधर गई है, ठीक है? नहीं तो इसको पंचवर्षीय योजना माना जाता था। जब निकला वैकेंसी और ज्वाइनिंग के बीच कम से कम 5 साल हो जाता था। अभी स्थिति सुधरी हुई है, लेकिन कब तक सुधरी हुई रहेगी कहना कठिन है। तो ये जब हमारी उत्पादकता बहुत अधिक होती है, उस समय सीधा बिना किसी कौशल के स्नातक में लगे रहते हैं, रटते रहते हैं, कागजी नॉलेज देते रहते हैं। चलिए आगे। तो क्या लिखा? बिना किसी कौशल के स्नातक उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। यह ऐसा समय होता है, कौन सा समय कह रहे हैं आप? स्नातक। देख रहे 11 वर्ष के खुदीराम बोस, मतलब बम मार दो, सोचा समझा कुछ नहीं। अब 40 साल का लोग, 35 साल का उसको सोचता है मारने के बाद क्या क्या होगा। समझ आई बात? अब देखिए गांव घर में लड़ाई होती है ना, जो घर का सबसे कम उम्र का सदस्य रहेगा ना, वाह, सबसे पहले वही लाठी लाके दौड़ेगा, बाद में क्या होता है। तो जो युवा वृद्ध सदस्य होते हैं, रुको 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 रुको, पहले बात करने दो। तो ऊर्जा बहुत होती है। और किसी घर या खानदान के जो सबसे वृद्ध सदस्य होते हैं और सबसे ये बाकी जितने युवा है, सबकी कार्य क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। वही बनता है मेयर, पार्षद, MLA, MP। आप किसी MLA, MP को, मेयर को उठा के देख लीजिए, उसके खानदान और उसके जात का युवा सब रहता है खड़ा उसके पीछे। बड़ी बारीकी से वो सभी का इस्तेमाल करता है, अपने भाई तक को नहीं छोड़ता है, सबका इस्तेमाल करता है। पत्नी, बेटा, सबका इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए तो क्षमता बहुत होती है। उस समय में उस वो उम्र जो होती है, उस समय लोग गोली मार देते हैं या गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, गोली खाने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है और दिमाग ज्यादा चलने लगता है। यहां से वो उम्र होता है, इस यहां से लोग काम करते हैं, यहां से नहीं।
और जब यहां से आप कीजिएगा ना काम, ऊर्जा बहुत होती है। क्यों? यहां से जब सोचिएगा, काम कीजिएगा, तो केवल यहीं से रहिएगा ना। आज जब यहां से सोचिए तो हर एक कदम पर आगे क्या होगा, फेल हो जाएंगे। हाँ, ये पढ़े वो पढ़े, हर वक्त सोचते रहिएगा। इसलिए कहा जाता है एक सीमा के बाद यहां से सोचना छोड़ दीजिए। यहां से सोच के जो निर्णय लिए ना, उस निर्णय के प्रति तब यहां से सोचना चाहिए, यहां से करना चाहिए। तो दिमाग को कोई, तुम थोड़ा देर विराम में रहो, अब ये ऑप्शनल ले लिए हैं, अब इसी पर खेलेंगे, ठीक है, कोई प्रभावित नहीं करेगा। ऐसे भी कहा जाता है कि मन और बुद्धि और हृदय में संघर्ष हो तो हृदय की बात सुनना चाहिए, क्योंकि बुद्धि जो है वो आपकी पूरी क्षमता का 8वां अंश होता है। 7 अंश बुद्धि नहीं कहता है, वो कौन कहता है? हृदय कहता है। विवेकानंद इसलिए कहते हैं कि बुद्धि और हृदय में संघर्ष हो तो हृदय की बात सुनो। चलिए, तो देखिए, भारत के अधिकांश, सेंटेंस कंप्लीट करा दिए थे। या ऐसा समय होता है जब युवाओं का अर्थव्यवस्था में अधिकतम योगदान हो सकता है। अधिकतम योगदान हो सकता, भारत के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेज में या तकनीकी शिक्षण संस्थानों में, अधिकांश तकनीकी शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम की कमी है। देखिएगा, ज्यादातर फिदायीन हमला जो होता है, जो आत्मघाती दस्ता लोग तैयार करते हैं किसी भी आतंकवादी संगठन के, वो ज्यादातर वही 18 साल का रहता है, 18-20 से कम, वही सब कि अपना बांध के और अपने आप को उड़ा लेता। सबसे पहला सुसाइड विंग किसने तैयार किया वर्ल्ड में? आत्मघाती दस्ता, एलटीटी तैयार किया था। अधिकांश तकनीकी शिक्षण संस्थानों में समकालीन पाठ्यक्रम की कमी है। देख लिए, और ये ऐसे स्नातक पैदा करते हैं जो उद्योगों के लिए किसी काम के नहीं होते। अब जैसे नई शिक्षा नीति लागू की गई तो बहुत हो हल्ला हुआ, सिलेबस में चेंजिंग किया गया ना, बहुत हो हल्ला हुआ। अरे दुनिया बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। सोशल मीडिया का जमाना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया, रोबोटिक्स का जमाना आ गया, बहुत तेजी से बदल रही है। तो 40 साल पहले, 30 साल पहले जो सिलेबस है वो कितना रेलिवेंट होगा? हम आप पढ़िएगा तो लगेगा रेलिवेंट है, लेकिन रेलिवेंट होगा नहीं। चेंज तो होना ही चाहिए, 5 साल पर चेंज होना चाहिए। ठीक है, शुरुआती इंसानी इतिहास में जब होमोसेपियंस आया, कितने साल पहले? 40,000 साल पहले। तो शुरुआती 10,000, 20,000, 30,000 साल में उतना परिवर्तन तेजी से नहीं हुआ है जितना परिवर्तन पिछले 50-100 साल में हुआ। जिस तेजी से, उतना परिवर्तन उस पीछे नहीं हुआ। आराम से सभ्यता बढ़ी है, नहीं समझे? आग का, पहिया का, धीरे 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 हम लोग इधर 100 साल में बहुत तेजी से बहुत चीज बना लिया है, बहुत चीज बना लिया। पहले केवल कल्पना महाभारत में किया गया कि धृतराष्ट्र को संजय महल में ही सुना रहा है, लाइव टेलीकास्ट कर रहा है ना। महाभारत में किसने क्या कहा? कल्पना थी, वो डेवलप नहीं था, कल्पना किया गया।
वो कल्पना अब क्या है, हकीकत है। अगर मान लीजिए उस समय डेवलप होगा, अभी तो वो सुविधा केवल संजय को ही या वेद व्यास को था, आज ये सुविधा गली गली में सब में है, तो आज में डेवलप है। अब वो तो कल्पना है, इसी ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा। चलिए लिख लिए ना, पैरा चेंज या कंटिन्यू। ये अभी हम पढ़ा रहे हैं क्या, शिक्षा और कौशल की जो कमी है हमारे यहाँ, तो बताया था ना मैंने, चुनौती क्या है, पहली चुनौती क्या है, शिक्षा और कौशल, उसके बारे में बता रहे हैं। और ये जनसांख्यिकीय लाभांश जो हम पढ़ा रहे हैं अभी, ये आपको ऐसे निबंध में भी पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। या तो वैचारिक रूप में कोई विचार दे देगा, ठीक है, जनसांख्यिकीय लाभांश, अगर जनसांख्यिकीय लाभांश को अगर सही और उचित तरीके से न संभाला गया तो जनसांख्यिकीय दुष्स्वप्न की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बड़ा बड़ा लाइन देता है यूपीएससी ऐसे में। परसों हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, कितना बड़ा लाइन था। आपके पास विकल्प है, इसका तात्पर्य यह अर्थ कदापि नहीं है कि उन सभी विकल्पों में किसी को ठीक होना ही होगा। इसमें भी दिया जा सकता है कि सही नियोजन के अभाव में जनसांख्यिकीय लाभांश जनसांख्यिकीय दुष्स्वप्न में बदल सकता है। एक स्टेटमेंट दे देगा, उसके बाद आप लिखिए, ठीक है। अगर आप लोग लिख सकते हैं तो इस पर लेख लिख के हमको दिखाइएगा। चलिए, विश्व बैंक के अनुसार शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय शिक्षा पर जो लिखे ना उसे पहले भारत में दे दीजिएगा। भारत में शिक्षा पर व्यय वर्ष 2020 में जीडीपी का 3.4% था। तीन दशमलव चार। और स्टूडेंट खर्च नहीं करते हैं ना हम लोग, और स्टूडेंट खर्च नहीं करते। हेलो हेलो, आप समझिए बिहार में जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उसका बहुत बड़ा कारण है, सब सरकार सब समझ रही है कि हम यहाँ पर केवल और केवल स्नातक पैदा कर रहे हैं, जबकि कम से कम ये 15 साल जो आप स्कूल सिस्टम को देते हैं, एक स्किल तो सीख ही सकते हैं। घड़ी बनाना हो, मोबाइल बनाना हो, मोटरसाइकिल बनाना, कुछ न कुछ तो सीख ही सकते हैं, ठीक है। हम लोग ड्राइविंग भी सीखते हैं तो अपने से साइकिल पर चढ़ के गिर के साइकिल सीखते हैं। साइकिलिंग सिखाया गया है नहीं, अपने आप ड्राइवर बन जाते हैं, ठीक। तो हाँ, कितना प्रतिशत है खर्च, बहुत कम, 3.4% प्रति छात्र। भारत के बारे में लिखवा रहे हैं यहाँ, प्रति छात्र सार्वजनिक व्यय के मामले में भारत 65वें स्थान पर है, 62 प्रति छात्र सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक मतलब सरकारी व्यय के मामले में भारत 65वें स्थान पर है। छात्र शिक्षक अनुपात छात्र शिक्षक अनुपात एवं शिक्षा के लिए या शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे उपायों की गुणवत्ता
भी अच्छी नहीं रहती है। भ्रष्टाचार तो सामान्य है शिक्षा व्यवस्था में। चेंज। और ये बता दे, मैंने पहले ही उदाहरण दे चुके हैं हम कि अगर किसी के घर में 5 बेटा है और पांच बेटा है, युवा है, कार्यक्षम है, क्या है, जवान है, वही ठीक बोले, कार्यक्षम है, लेकिन स्किल नहीं है, तो क्या होगा, घर का इनकम खुद बोझ होगा वो घर पर। ठीक है। और किसी के यहाँ एक ही है लेकिन वो आईएएस बन गया या अच्छा इंजीनियर बन गया, आईटी या आईआईएम से कर लिया, तो क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कामकाजी आबादी भले ही कम हो लेकिन कुशल हो, स्किल्ड हो, तो स्थिति बेहतर होती है। बहुत आबादी होने से बहुत बढ़िया होगा कोई जोड़ी नहीं है। बढ़िया कब होगा, स्किल। बार बार हम स्किल पर जोर दे रहे हैं तो आपका विजन क्लियर हो, इसलिए समझिए स्किल। ठीक है, इसलिए आप लोग भी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। प्लान बी एक्टिव रखिए। प्लान बी समझते हैं ना, प्लान ए अगर नहीं बाय द वे हो तो प्लान बी काम कर जाएगा, तो प्लान बी रहना चाहिए। अधिकांश लोग प्लान बी पर काम करते ही हैं। तुम प्लान बी पर कर रहे हो, क्या बोल रहे हैं, सुन ही नहीं रहा है। चलिए पहला चेंज, कामकाजी आबादी कम हो लेकिन उसका कौशल अच्छा हो। कामकाजी आबादी कम हो लेकिन उसका कौशल विकास बेहतर हो। तो स्थिति अधिक अच्छी होती है। लेकिन हमारे यहाँ कौशल विकास पर काफी कम ध्यान दिया जाता है। एक भी सरकार का कोई कार्यक्रम बताइए, बिहार सरकार का, ठीक है, आजादी से लेकर अभी तक की बात कर रहे हैं, जिससे स्कूल में कौशल विकास पर ध्यान दिया गया हो। स्कूल में ये नहीं कि पैसा ले काम करो, हम पैसा दे रहे हैं, वो कौशल विकास के प्रति गंभीरता नहीं हुआ। नहीं समझे, आपको पैसा दे रहे हैं, लोन लो, सॉफ्ट लोन दे रहे हैं, काम करो। अरे हमको लोन मत दीजिए, स्किल बता दीजिए, स्किलफुल बना दीजिए। कौशल विकास ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी के बारे में आप बढ़िया सोचते हैं तो उसको पैसा मत दीजिए, उसको स्किल दीजिए। हाँ, क्या लिखे थे, भारत में कौशल विकास काफी कम ध्यान दिया गया। जैसे अभी स्किल इंडिया मिशन चलाया गया बहुत तरह का, लेकिन अभी भी जमीन पर उसका प्रभाव बहुत ही कम दिखता है। कोई प्रभाव ऐसा जो चैलेंजिंग, मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन भारत में या बिहार में वैसा कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, रिपोर्ट में दिखता है, ठीक है, पॉलिटिशियंस के भाषणों में दिखता है, रिपोर्ट सर्वेक्षण उठाइएगा तो उसमें भी दिखेगा, लेकिन जमीन पर भी बहुत कुछ करना बाकी है। सीआईआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीआईआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुशल श्रमिकों का अनुपात चीन में 24%, 24%,
कुशल श्रमिकों का अनुपात चीन में 24%, संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, ब्रिटेन में 68%, एक कहानी आप लोग सुने होंगे कि ट्रेन में एक भारतीय परिवार जा रहा था, गन्ना चूस रहा था और जापानी परिवार भी जा रहा था, और भारतीय परिवार जो था वो गन्ना चूस चूस के उसका सिट्ठी जो होता है वो फेंकता जा रहा था, ठीक है, और उससे ट्रेन में गंदगी भी फैल रही थी। जापानी परिवार जो था, परिवार में जितने लोग थे सब कुशल थे, चिट्ठी उठाया और वो यात्रा के क्रम में उसको शानदार खिलौना में बदल दिया और उसी ट्रेन में बेच दिया। समझ आई बात? उसी ट्रेन में बेच भी दिया। यानी जापानी लोग बहुत ही कुशल होते हैं। स्किल डेवलपमेंट पे वहां बहुत सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए वहां कुशल श्रमिकों का अनुपात 80% है और हमारे भारत में मात्र कितना बता रहे हैं? 3%। समझ गए? 30 नहीं, 3। 30 रहता तब तो ठीक है। लिखिए, तो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हो सकता है साजिश कि युवा ऐसे ही रहे, अगर ज्यादा कुशल हो जाएगा तो गांधी मैदान या रामलीला दिल्ली नहीं जा पाएगा, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी, हो सकता है। चलिए लिखिए। अब नहीं जाओगे तो डेमोक्रेसी कमजोर होगी ना। दुनिया देखेगी कि आम लोगों की भागीदारी जो है राजनीतिक कार्यक्रमों में बहुत कम है। ये कमेंट है, व्यंग्य है। चलिए चलिए, क्या लिखे? और जापान में 80% है। ये दिखाने के लिए पहले बोल दिया मैंने। हमारे यहाँ मजाक में एक मजाक चलता है, बहुत चर्चा में रहा, आप लोग सुने होंगे। एक बार जापानी डेलीगेट्स आया बिहार के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, हमें अवसर दीजिए, यहाँ के युवा बहुत कार्यक्षम है, संसाधन भी बहुत है, हम बिहार को जापान बना देंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री ने सोच समझ कर जवाब दिया कि हमें अवसर दिए तो हम जापान को कम ही समय में, जितने में आप बनाइए उससे कम समय में बिहार बना दें। ये चुटकुला है, ऐसा नहीं कि कहा गया होगा। वो ये बिहार के टेम्परामेंट या बिहार के पॉलिटिकल कंडीशन को बताने वाला ये चुटकुला, ठीक है। जापान के पास कोई संसाधन नहीं है। सुने हैं कि किसी कोई बहुत खनिज संपदा में भरपूर है? नहीं है। और उल्टे क्या, हमेशा भूकंप। वहां प्रतिदिन भूकंप का मॉक ड्रिल कराया जाता है, प्रतिदिन, ठीक है। और वहां देखिए स्किल डेवलपमेंट में बहुत जोर दिया जाता है। दुनिया के तमाम संसाधन का दोहन करता है अपना वो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दे के आधार पर, ठीक है। आप की टेक्नोलॉजी में देखिए, चाहे वो वाहन प्रौद्योगिकी हो या बहुत कुछ है, जो जापान उसमें बहुत आगे है। चलिए, एक समय में तो जापान को कहा गया था पौना आतंक, पौना आतंक। छोटा सा देश 11 देशांतर को पार करने वाला रूस को पराजित कर दिया 1905 में। और उस समय हम लोग बंग भंग के विरुद्ध सत्य अहिंसा मार खा रहे थे, भारत छोड़ो, अरे अभी तो दूर थे, खाली कपड़ा जला रहे थे। आज जापान कहाँ आगे बढ़ गया? क्योंकि भारत के पास इतना संसाधन है, उसके मुकाबले जापान में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस समय वो क्या किया, रूस को पराजित कर दिया। और इंग्लैंड जो उस समय की सुपर पावर थी, 1902 में इंग्लैंड को बराबरी का स्तर पर समझौता करना पड़ा चीन को, जापान से। तो ये
ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम, कंपैरिजन करना जरूरी है ताकि हम आप सभी जागरूक हो, ब्रेन थोड़ा डेवलप हो, निबंध में जो काम आएगा और भी जगह काम आएगा। समझ गए? तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, जापान में 80% है जबकि हमारे भारत में 3। ये आंकड़ा भूलिएगा नहीं, बहुत बहुत जरूरी आंकड़ा है ये। उसके बाद लिखिए पैराचेंज। दूसरे देशों के मुकाबले भारत में एक और चुनौती काफी गंभीर है। वह है भारतीय महिला श्रम शक्ति की बहुत कम भागीदारी। भारतीय महिला श्रम शक्ति की बहुत कम भागीदारी मतलब समझे? महिलाएं बहुत कम सार्वजनिक जीवन में है या काम कर रही हैं, पुरुष की तुलना में कहीं भी जाइए महिलाएं कम होती है ना? अरे यहीं पर देख लीजिए ना, क्लास में ही कहीं भी जाइए कम होते। तो ये है, इसका भी प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दो 2021 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 19% थी। 2021 में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 19% थी, जो विश्व औसत 25.1% से कम है। विश्व औसत 25.1 25.1% से 25.1% से कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बढ़ाने के लिए 2047 तक 50% का लक्ष्य रखा है। ठीक है, युवा महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता कार्यस्थल पर उत्पीड़न के कारण भी महिलाएं पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाती हैं। पहला चेंज। अब हम पढ़ा रहे, ये लिखवा रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हमारा हो रहा है लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? गणनांकीय लाभांश का लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। पहले चेंज कर लिखिए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदानकर्ता सेवा क्षेत्र है। सकल घरेलू उत्पाद में मुख्य योगदानकर्ता सेवा क्षेत्र है।
जो श्रम प्रधान नहीं है, और यह रोजगार विहीन विकास की स्थिति को सामने लाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जॉबलेस ग्रोथ। हाँ, रोजगार विहीन विकास की स्थिति को सामने लाता है। भारत की लगभग 50% आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है। और कृषि क्षेत्र क्या है? अल्प रोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई। अल्प रोजगार समझ गए ना? लिखिए, जो कि अल्प रोजगार और प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति से जुड़ी है। पहला चेंज, भारत में उच्च स्तर की भूखमरी, कुपोषण, गंदगी, स्वच्छ भारत अभियान हम लोगों को चलाना पड़ा ना। गंदगी समझ ना, स्वच्छता कम होना, गंदगी, लड़कियों में ज्यादातर महिलाएं जो है, लड़कियों में देखिएगा ब्लड की कमी होती है। हमारे लड़कियों में रक्ताल्पता, आदि स्थितियां भी युवाओं की क्षमता को कुंठित करती हैं। पहला चीज, पिछले दिनों कोविड-19 जीएसटी, नोटबंदी से उत्पन्न परिस्थितियों ने भी रोजगार अवसरों को कम किया है। रोजगार अवसरों को कम किया है। तो आप सुझाव दीजिए, क्या क्या सुझाव दीजिएगा, क्या होना चाहिए? अब ये डायमेंशन सुझाव क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए मतलब जनांगी के लाभांश का लाभ उठाने के लिए भारत में क्या किया जाना चाहिए, ये कहा। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार और बिहार सरकार क्या कर रही है। अब आप लोगों को समस्या बता दिए हैं, और कहा जाता है, ठीक है, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने कहा कि समस्या कब जब आए ना, जितना समय मिले तो सबसे ज्यादा समय समस्या को समझने में लगाना चाहिए। और जब समस्या को समझ लीजिएगा तो हल तुरंत हो जाता है। मैथमेटिक्स को में किसी प्रॉब्लम को अगर आप समझे नहीं, ठीक है, हल करना शुरू कर दिए तो वो गलत होगा। ज्यादा समय समस्या को
समझने, क्योंकि आप समझिएगा तब ना समझिएगा समस्या क्या है। अरे बच्चा काहे रो रहा है, समझे नहीं आ जा रहे, चुप जाओ, ये क्या टॉफी दे रहे हैं, मैगी दे रहे हैं, हो सकता है रो रहा है वो माँ के लिए, तो कुछ हो से नहीं मानेगा। तो पहले पता तो कीजिए कि रो क्यों रहा है, समस्या क्या है, नहीं तो हल करने में कठिनाई आई या हल नहीं होगा या देरी होगी। तो समस्या समझ गए ना, और समाधान बताइए आप लोग क्या। हाँ, कौशल, अच्छा कौशल विकास पर जोर कहा। हाँ, स्कूली शिक्षा के दौरान ही सबसे बड़ा कमी तो वही है। जब हम लोग एकदम वो क्या कहते हैं बुढ़वा पोस्ट तोता पोस्ट नहीं मानता है, जब एकदम मेच्योर हो जाते हैं, पूरा ये हो जाते हैं, तब क्या सीखेंगे, तब पंक्चर बनाना सीखेगा। और उस समय तो सब कुछ सीख सकते हैं। बड़ी ललक बच्चों में देखते कितनी ललक होती है सीखने की। और जो बच्चा तोड़फोड़ करता है ना, माँ बाप पीटते रहते हैं, पीटने की जरूरत नहीं है, उत्सुकता रहती है, उसको तोड़ तोड़ के देखना चाहता है क्या है इसमें, तो मारना पीटना नहीं चाहिए। और जो बच्चा शांत है समझिए थोड़ा सा ही कमजोर है, या हो सकता है ब्रेन में ही चलता हो, बहुत ज्यादा शांत रहता है, खतरनाक भी बहुत होता है, एक ही बार कुछ बड़ा उलट फेर कर देगा। ठीक है, तो बच्चों में क्रिएटिविटी बहुत होती है। ऐसे भी कहा जाता है बच्चा का जो दिमाग होता है कोरा कागज होता है। कोरा कागज समझे ना, जिस पर कुछ लिखा नहीं गया, तो कोरा कागज पर लिखिएगा तो अच्छा स्पष्ट दिखेगा। आज जो कागज पहले से भरा गया है उस पर लिखिएगा तो स्पष्ट दिखेगा नहीं, कागज एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो उम्र के 20, 25, 30 साल के बाद वो बहुत कुछ दिमाग में भर जाता है, तो जल्दी कुछ लेता नहीं है, उस समय दिमाग खाली रहता है। खाली मतलब रहता है पूरा ये। तो आप क्या सुझाव दीजिएगा, विद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रमों में कौशल विकास पर जोर देना। ठीक है, लिखिए। विद्यालय स्तर पर, ब्रेक दे दे क्या, चलने दे। देखिए, पहला विद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं को गंभीरतापूर्वक लागू करना नितांत जरूरी है। नितांत जरूरी है। साथ ही महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर भी ऐसे ही प्रयासों पर जोर दिए जाने से युवाओं को अधिक सक्षम एवं समर्थ बनाया जा सकता है। एक गाना है, करके लेके बीए में एडमिशन कंपटीशन देता, सुनेगा ना, क्या है सोनू, क्या है गाना? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो, क्या है? सीए से करके, हाँ बीए करके बेटवा हमारे कंपटीशन देता, बेचारा कुछ नहीं सुना पाता है। अब तो लड़की वाले अगर लड़के के यहाँ आते हैं शादी का प्रस्ताव लेकर तो पूछते हैं क्या, ग्रेजुएशन पीजी, अब उसका कोई महत्व नहीं रह गया। भले मैट्रिक ही कर रहा हो, कुछ कर रहा हो, कुछ और नहीं कर रहा हो, लोग समझदार हो गए हैं कि चेहरा मोहरा पर देख के शादी नहीं कर देंगे। हाँ, क्या मतलब स्कूल लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक कौशल विकास पर बेटा, तो इसके लिए क्या करना होगा भाई, सुनिए इधर,
कौशल विकास पर जोर देने से क्या होगा, कुशल आबादी कुशल होगी। ठीक है, तो उस कैसे होगा कौशल विकास? अगर मान लीजिए आपको मोबाइल बनाना या कुछ भी सिखाया जाता है तो उसके लिए फंड चाहिए ना। हाँ, तो वो सुझाव दीजिएगा ना, सुझाव आप दीजिएगा तो उसका सारा कुछ बताइए, खर्चा होगा ना। आप पोशाक देते हैं, साइकिल देते हैं, पोशाक और साइकिल लेके क्या करेगा? ठीक है, वो भी ठीक है, उसके साथ साथ लर्निंग टूल्स वहां होना चाहिए। कहाँ? स्कूल में, हर एक लेवल पे, हर एक बच्चे के लिए कम से कम 10 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए सिखाने के लिए। तो शिक्षा पर जीडीपी का प्रतिशत व्यय बढ़ाना होगा। लिखिए, शिक्षा और कौशल विकास पर पहले चाहिए, टॉपिक बदल गया ना, है उसी से जुड़ा हुआ लेकिन बदल गया, डायमेंशन बदल गया ना। शिक्षा और कौशल विकास पर खर्च में वृद्धि करनी होगी। करनी होगी शिक्षा और कौशल विकास पर। अब एक बात, शिक्षा और कौशल विकास पर फंडिंग हो गया, अब इसमें क्या करना होगा, कौशल विकास पर जो जो समस्या है उसको दूर करना है। हमने पहले पढ़ाया, अभी आप लोगों को समस्या ये भी है कि बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तकनीकी शिक्षण संस्थान है जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो सिखाते हैं जो वो क्या हो गया, आउटडेटेड। तो जब वो डिग्री लेके मार्केट में आते हैं तो CII का कहना है, फिक्की का कहना है कि हमारे उद्योग के काम के लायक नहीं होते हैं, तो लोग भटकते हैं, फिर सिविल सेवा में आते हैं या और भी सेवाओं में जाते हैं। तो आप क्या सुझाव दीजिएगा? कौशल विकास से जुड़े हुए पाठ्यक्रम समकालीन वैश्विक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े पाठ्यक्रम समकालीन वैश्विक तकनीकी एवं आर्थिक जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए। से जुड़े पाठ्यक्रम समकालीन वैश्विक तकनीकी एवं आर्थिक जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए, अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप ये भी सुझाव दीजिएगा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं के लिए स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब थोड़ा बहुत आप बीमार पड़े उसके लिए लंबा लाइन लगा के भर दिन जा रहे हैं, ठीक है, बीमारी दूर करने के लिए गए और बीमार हो गए, भटकते रहते, वहां लाइन लगाइए, वहां लाइन लगाइए, ठीक है, वहां क्लियरेंस लीजिए वगैरह वगैरह। तो स्वास्थ्य का ढांचा, सफाई का, ये उसमें निवेश करना होगा। देखिए, स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में अधिकाधिक निवेश की जरूरत है। गांधी मैदान घूमे हैं? हाँ, कई ठो यूरिनल है, यूरिनल नहीं समझते हैं? कितना यूरिनल है? क्या होगा, डेंगू मलेरिया नहीं फैलेगा?
यहां पर घूम आइए तो यहाँ अशोक राजपथ, बहुत भारी कमी नहीं है, कभी इस पर गौर किए? बहुत बड़ी कमी है ना। ठीक है, लड़कियों को तो दूर, लड़के जो कहीं भी शुरू हो जाते हैं उनको भी सोचना पड़ता है कहां शुरू हो। समझ में आई बात? तो ये भारी कमी है स्वच्छता की और स्वास्थ्य, भारी निवेश करना होगा। देखिए नेक्स्ट, कौशल विकास कार्यक्रमों, बेरोजगारी दूर करने से जुड़े कार्यक्रमों, जैसे कार्यक्रम बताइए, जैसे कोई एक बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार का कोई कार्यक्रम, मनरेगा, जैसे मनरेगा आदि में व्याप्त कमियों, भ्रष्टाचार, व्याप्त कमियों, भ्रष्टाचार आदि पर शीघ्र संज्ञान लेना जरूरी है। शीघ्र संज्ञान लेना जरूरी है। अब एक चीज देखिए हमारे समाज में क्या हो रहा है, ये सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है, सेक्स एजुकेशन खुला हुआ है, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं होने के कारण लोग बहुत गलत स्थितियों के शिकार हो रहे हैं, अच्छा अनुभव नहीं होने के कारण। एक वो है, और लोग इसके बारे में आपस में बातचीत नहीं करते हैं, ना तो परिवार में बात करते हैं, वैसा हम लोग का सामाजिक ढांचा बना नहीं है। और जो वो क्या कहते हैं नीम हकीम खतरे जान वाला नॉलेज यूट्यूब पर रहता है, ठीक है, यूट्यूब पर सभी लोग एक्टर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, तो वो लेकर आप काम करते हैं। दूसरी बात, लड़कों पर, बच्चों पर इतना बोझ रहता है, प्रेशर रहता है माँ बाप का, समाज का, वो मेंटली टॉर्चर होता रहता है। अगर अंक कम आए तो मानसिक संकट के दौर से गुजरता है, अस्थिरता के दौर से गुजरता है। और बराबर सुनते होंगे कोटा में आत्महत्या हो जाती, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, कूद जाते हैं। अब केवल वहीं तक सीमित नहीं है, जैसे जैसे बेरोजगारी है, और बेरोजगारी जो है कहा जाता है गरीबी और बेरोजगारी अपने आप में सबसे बड़ा पाप है। आप बेरोजगार हैं तो आपका लाख गुण है, लोग देखेगा नहीं, एक ऐब आप पर, आपके हजारों गुण पर भारी हो जाएगा। अगर रोजगार मिल गया, आईएएस बन गए, तो आपका वही ऐब स्टाइल बन जाएगा। पुरानी कहावत है, सफल व्यक्तियों का ऐब क्या होता है? स्टाइल बन जाता है। कहने का मतलब ये, जैसे सलमान खान सफल है, मान लीजिए ऋतिक रोशन सफल है, तो एक दो बटन खोल के चलेगा ना, वो स्टाइल हो जाएगा। फिर कल उसका देखा देखी करोड़ों युवा कॉलेज में दो बटन खोल, ये उदाहरण बताया मैंने, या फटा हुआ यहाँ से पहनेगा शर्ट, वो बन जाएगा स्टाइल। आप पढ़िएगा तो क्या हो जाएगा? संस्कारहीन है, ठीक है, कमाता धमाता कुछ नहीं है, खाली ये। तो ये स्थिति है। मेरे कहने का मतलब ये, और दिग्भ्रमित करने वाले बहुत लोग होते हैं। माँ बाप कहते हैं ये डॉक्टर बनना है, कोई कहता है इंजीनियर बनना है, अब मन में है कि हम आईएएस बने, दिग्भ्रमित करने वाले होते हैं वो। तो एक ये हेल्पलाइन होना चाहिए, हेल्पलाइन, जहां माँ बाप नहीं ले जाए बच्चों को, बच्चा खुद फोन करके पूछे हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे सेक्स से जुड़ा हुआ हो, या कैरियर से जुड़ा हुआ हो, या मानसिक मेंटल डिप्रेशन से जुड़ा हुआ। छोटा छोटा बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है, भयंकर डिप्रेशन से गुजर रहा है। हम सुनते हैं तो बड़ी आश्चर्य होता है, बच्चों के मुंह से ये बड़ा बड़ा शब्द सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। ये डिप्रेशन इस उम्र में, हम लोग उस उम्र में सोचते भी नहीं थे कि पढ़ना है, या फेल हो जाएंगे तो क्या होगा। बहुत सोचते थे ये कि फेल हो जाएंगे तो पिटाएंगे,
एक दो दिन पिटाएंगे, उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ तो जीवन को समाप्त करने का ही निर्णय ले लेता है, कर भी लेता है, सुनते हैं ना, कर भी लेता है। तो ये है, कभी कभी लड़के लड़कियों की जान ले लेते हैं, लड़कियां लड़कों की जान ले लेती हैं, ये भी स्थिति बहुत बदतर है। तो एक सुझाव है कि हेल्पलाइन होना चाहिए। आप कहिएगा सर हेल्पलाइन क्यों, आपसे भी बात कर सकते हैं। तो बहुत चीज हमसे आप बात नहीं कीजिएगा, पेरेंट्स से बात नहीं कीजिएगा, हो सकता है अपने फ्रेंड से भी बात करने में आपको दिक्कत होगी। तो हेल्पलाइन में क्या होगा, उधर कौन है, कोई मतलब तो है नहीं समझे, सामने में दिखेगा तब ना संकोच होगा, जो मन हुआ अपना बोल दिए। एक तो लव गुरु बैठा हुआ हो रहेगा वहां, या जो भी हो। दिल्ली में हम पढ़ रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसमें रात में रेडियो सुनते थे, उसमें एक कौन था चैनल, लव गुरु आता था, लेकिन सुझाव बढ़िया बढ़िया देता था, बहुत सटीक सुझाव सब देता था, रात में ही आता था। तो उसी तरह का काउंसलिंग होना चाहिए, ताकि उससे होता क्या, हंसने वाली बात नहीं है, जो गलत डायरेक्शन होगा वो रुक जाएगा। क्योंकि तो वो उम्र होता है ऐसा जिसमें अगर नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लिया तो जीवन बर्बाद, डायरेक्शन देने की बहुत जरूरत है। ठीक है, तो लीजिए लास्ट में सुझाव यही दीजिए, युवाओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य, यौन स्वास्थ्य, कैरियर काउंसलिंग से संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। जैसे हेल्पलाइन बताइए कोई, 112 है ना, हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए जिस पर युवा अपनी समस्याओं के संदर्भ में विशेषज्ञों से राय मशविरा कर सके। और रोजगार किस क्षेत्र में ज्यादा है, मिल सकता है हमारे यहाँ? हाँ गुड, और यही सब आंसर सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो एमएसएमई के विकास पर अधिक से अधिक जोर देना, जरूरी है। एमएसएमई क्या, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अच्छा, आप लोग जो संडे को दिए थे एग्जाम मेंस का वो टेस्ट, वो क्वेश्चन चेक कर दिए आप, ले लीजिएगा। ठीक है, और लिखते एमएसएमई ऐसे मत लिखिए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम। शॉर्ट में एग्जाम में मत लिखिएगा, बहुत लोग लिखे हैं खाली एमएसएमई। तो ये, और हम ये अनुरोध करेंगे कि टेस्ट में जरूर बैठिए, पीटी का हो या मेंस का, लगातार लेने टेस्ट में बैठिएगा 6 महीना साल भर। कोई कारण नहीं है कि कंप्लीट नहीं कीजिएगा, चाहे बीपीएससी हो या यूपीएससी, आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, आराम से निकल जाएगा। बहुत भारी नहीं है यूपीएससी बीपीएससी जितना बना दिया जाता है या जितना आप लोग दिमाग में बैठा लेते हैं, लेकिन जो करना चाहिए उससे भागते रहते हैं। बहुत कम लोग भाग लेते हैं टेस्ट में। शुरुआत में प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, घबराना नहीं है। शुरुआत में साइकिल उठाए थे तो फटाटेदार भगा दिए क्या, खूब गिरे होंगे, मोटरसाइकिल चला शुरू किए होंगे उसमें भी, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह शुरुआत में होगी, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा ना। कभी शुरू ही नहीं कीजिएगा, साइकिल टच ही नहीं कीजिएगा और यही सोचते रह जाइएगा। ठीक है, जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो खोजना चाहता था वो पा लिया मोती को समुद्र के किनारे डूब कर, और जो डूबा वो किनारे बैठकर सोचता ही रहा कि डूबेंगे तो कहीं शार्क तो नहीं आ जाएगा, तो वहीं से ही बैठा रह गया। तो वैसे ही बैठिए मत अपने अपने लॉज में, यहाँ आइए टेस्ट के टाइम में। ठीक है।
चलिए, क्या हेल्पलाइन लिख रही है? तो अभी सुझाव और है, देखिए, एक होता है जिन चीजों का हम आयात करते हैं ना, उन चीजों का हम आयात क्यों करें? उन चीजों का हम अपने ही देश में उत्पादन करें। तो ऐसे चीजों का उत्पादन करें जिन चीजों का हम आयात करते हैं। अपने देश में अगर उत्पादन करते हैं तो अपने देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, और हो सकता है हम निर्यात भी करें। जैसे रक्षा